नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार आप लोगों के सामने सवाल जवाब का एपिसोड आ रहा है। ये 127वां जो है एपिसोड है आप लोगों के सामने। आप लोगों के मन में जो भी दुविधा रहती है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या रियल एस्टेट रिलेटेड कोई भी, चाहे आप प्रोजेक्ट का रिव्यू देखना चाह रहे हो, लोकेशन का रिव्यू देखना चाह रहे हो या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में लिख के बताइए या फिर अपनी समस्या हमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। देखिए, हमारे पास जो है कई जो है सवाल आए मिलते जुलते, तो हमने उसे मिला के एक कर दिया है। और वो सवाल था कि आखिर जो टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन है, एलयू फॉर्म कंस्ट्रक्शन है, इसमें लीकेजेस सीपेजेस की संभावना क्यों बढ़ जाती है और हमें ज़्यादातर देखने में क्यों आता है। देखिए, ये आप सभी लोगों का अनुभव या फिर अनुमान, ये दोनों सही है। इसके पीछे कारण क्या है आज इस वीडियो में जानेंगे। और हमने कोशिश की है कि हर एक सवाल जवाब के वीडियो में ज़्यादा सवाल ना लिए जाए, जिससे कि ये जब आप लोग सर्च करें तो भी आप लोगों के सामने आ पाए। और हमने पीछे 126 एपिसोड बना रखे हैं और जो भी आपके क्वेरी कंसर्न्स आते हैं उस पर भी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश रहती है। तो लगातार इन सब चीज़ों से जुड़े रहने के लिए आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आपको तमाम जानकारियाँ। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कन्वेंशनल जो कंस्ट्रक्शन होता था उसमें जो लीकेजेस सीपेजेस थे वो किस तरीके का था, और जो नया कंस्ट्रक्शन जिसे हम एलयू फॉर्म, माइवेन या फिर आप एक तरीके से टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जिसमें पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है संभावनाएं बढ़ क्यों जाती हैं। देखिए, आरसीसी जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जिसमें वॉल भी आपकी जो है आरसीसी की रहती हैं, तो इसमें एल्यूमिनियम की जो है एक बॉक्स बनाई जाती है, यानी पूरे जो सीट होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं और उस बॉक्स के अंदर जो है कंक्रीट को पॉर किया जाता है और बीच में स्टील्स होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक साथ जो है पूरा स्ट्रक्चर, पूरे फ्लोर का स्ट्रक्चर एक बार में एक फ्लोर जो है बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद सिर्फ उसमें फिनिशिंग का काम, ये टाइलिंग वगैरह इनका ही काम रह जाता है। अब ऐसा करने में अब एक बेसिक समस्या आती है कि आप जो पूरा फ्लोर प्लेट का स्लैब है, आप एक ही जो है समानांतर आपको रखना है, आप उसको अनइवन नहीं कर सकते हैं। यदि आप अनइवन करने जाएंगे तो उसमें जो है कास्टिंग में समय लगेगा और उसमें कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा। इसके चक्कर में क्या है कि जो पूरा जो स्लैब है वो एक ही लेवल पे रखा जाता है, जबकि जब आप कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन देखते थे तो वहाँ पे एक लेवल पे स्लैब नहीं होता था। जितने भी आपके टॉयलेट्स वगैरह होते थे, बाथरूम होता था, वॉशरूम होता था, उनकी जो हाइट है वो कम होती थी अपेक्षाकृत जो आपका पूरा फ्लैट है। आप कभी भी जिस घर में भी रह रहे हैं, अगर वो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे ब्रिक यूज हुआ है, तो आप जाके देख पाएंगे कि वॉशरूम का जो हाइट है वो थोड़ा कम है रूफ का। उसके पीछे कारण ये होता था, कई बार जैसे इंडियन जो है टॉयलेट जब यूज होता है तो उसमें ओडिशा पैन लगता है, यानी यस के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, उसे पूरा का पूरा जो है उसी के अंदर रखा जाता था, यानी जो स्लैब को नीचे किया गया उसके बीच में उसे फिट कर दिया जाता था। और वाटर प्रूफिंग के लिए उसमें रेड ब्रिक यूज किया जाता था और तब जाके उसे प्रॉपर जो है वाटर प्रूफ कर दिया जाता था, जिससे कि लगातार अगर वहां पे पानी गिर रहा है तो वो उसका लीकेज सीपेज जो है नीचे के फ्लोर पे ना जाए। और उसके लिए एक आउटलेट भी बना दिया जाता था, जिससे कि जो पानी अगर मान लीजिए उस रेड ब्रिक वगैरह से होता हुआ नीचे वाले स्लैब तक भी आ जाए तो वहां बचा हुआ पानी आउटलेट से बाहर निकल जाए। इससे नीचे जो डैम्पनेस वगैरह या फिर सीपेजेस वगैरह नहीं होते थे। अब क्या है, एक ही जो है लेवल पे जब स्लैब को आप लगा रहे हैं तो दूसरे के टॉयलेट की जो पाइपलाइन वगैरह है वो आपके टॉयलेट में आ जाती है और आपके टॉयलेट का पाइपलाइन नीचे वाले के फ्लैट में जाता है। और आप लोग देखते होंगे कि उसमें एक फॉल्स सीलिंग की जाती है और उस फॉल्स सीलिंग के ऊपर जो है ये सारी पाइपलाइन टनल फॉर्म में रखी जाती हैं। यदि आप ऐसे किसी कंस्ट्रक्शन में नहीं रह रहे हैं तो जरूर आपने ऐसी जगहों पे फ्लैट बुक किया होगा, जहां जब आपको मिलेगा वो फ्लैट तो आप ये सब चीज़ें देख पाएंगे। तो अब ये किया क्यों जाता है, क्योंकि अब वो जो पाइपलाइन है, जो मैंने ओडिशा पैन की बात की, अब तो वो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि हर जगह आपको वेस्टर्न कमोड मिलते हैं और सीधा वॉल माउंटेड होता है, यानी वो सीधे जो है आपके जो बाहर की आउटलेट पाइपलाइन है उससे अटैच कर दिया जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को, जो लीकेज सीपेज होने वाली संभावना थी, उस पाइपलाइन को नीचे डाल दिया गया और उसे फॉल सीलिंग के ऊपर ढक दिया गया। अब वहाँ पे उसे प्रॉपर फिक्स करते हैं, आने वाले समय में कभी उसमें अगर लीकेज हुआ भी पाइप में तो उसे जो है फिक्स कर लिया जाएगा। लेकिन जो है किसी कम समय पे वहाँ पे कोई समस्याएं तो नहीं आएंगी इतने कम समय में। लेकिन आप समझिए कि आखिर ये होता क्यों है फिर जब ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखें, अभी जब भी आपकी विट्रीफाइड टाइलिंग का काम होता है तो इसे क्या किया जाता है, एक सैंड का एक पूरा लेयर बनाया जाता है। सैंड लेयर है या उसे आप डस्ट कह लीजिए, जो स्लैब आपकी कास्ट हुई है उसके ऊपर पहले से डाला जाता है और एक जो है निर्धारित स्लोप लिया जाता है, किसी तरफ भी उसका स्लोप जिस तरफ बनाते हैं, तो उस पूरे को लेवल करने के लिए लगभग 3 से 4 इंच, कई बार 5-5 इंच का जो है ये पूरा सैंड का लेयर डाला जाता है। और ये लेयर डालने के बाद जो आपकी टाइल्स है, विट्रीफाइड टाइल्स, उसे ज्वाइंट करने के लिए जगह जगह पे सीमेंट, रॉ सीमेंट को यूज किया जाता है, प्योर सीमेंट को यूज करके उसे फिक्स कर दिया जाता है।
अब समस्या यहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि जो आपका स्लैब है वो तो वाटरप्रूफ है नहीं, और उसके ऊपर सैंड है। सैंड के ऊपर जो टाइल लगी हुई है, जो उसकी ग्राउटिंग होती है, यानी दो टाइल्स के बीच का जो जॉइंट है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, या मान लीजिए उसे जॉइंट में कुछ भी वाइट सीमेंट या फिर ग्राउटिंग के लिए कुछ भरा गया था, वो निकल गया, तो वहां से अगर ऊपर जैसे ही पानी आएगा और वहां से पानी होता हुआ जैसे ही स्लैब तक आए, क्योंकि ये सैंड है, डस्ट का लेयर है, वहां से सीधा पानी जो है स्लैब के लेयर तक आ जाएगा और सीधा वो नीचे तुरंत सीपेज करेगा। और ज़्यादा दिन तक अगर पानी वहां से रिसता हुआ जा रहा है तो नीचे पानी टपकने लगेगा, यानी लीकेजेस भी चालू हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कन्वेंशनल में आप सोचिए, जब पहले घर बनाए जाते थे या बनते थे तो नीचे भी प्लास्टर होता था और ऊपर भी प्लास्टर होता था, प्रॉपर सीमेंट यूज किया जाता था। अगर मान लीजिए टाइल्स के थ्रू या फिर जो मार्बल लगते थे, अगर उसके थ्रू पानी नीचे जाता भी था तो सीपेज के पहले वो सूख जाता था, क्योंकि वहां पे प्रॉपर प्लास्टरिंग है, तो उसके तुरंत जो है सीपेज करने के चांसेस या लीकेज होने के चांसेस ना के बराबर होते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में या इतनी देर तक पानी वहां ठहरा नहीं रहता था जितनी देर में बाथरूम वगैरह में रहते हैं। अब नीचे भी आप देखते हैं क्या होता है, सीधे पीओपी या जिप्सम मार के आपके फ्लैट को फिनिश कर दिया जाता है, वहां पे कोई प्लास्टरिंग नहीं होती, यानी कि स्लैब है वही जितनी देर पानी को रोक पाया, नहीं तो स्लैब में क्या है, आप देखेंगे कैपिलरी ट्यूब्स बन जाती हैं, कहीं ना कहीं हनी कॉम्बिंग भी हो जाती है, अगर वो प्रॉपर जो है उसे डेंसिफिकेशन नहीं किया गया है वाइब्रेटर्स वगैरह यूज करके। तो इसके चलते जो है ज्यादा जो है सीपेजेस के चांसेस देखने में आ रहे हैं। जो आउटर वॉल है, कई बार अगर वहां पे भी, जैसे हमने बीच में एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उसे आई बटन पे हम लोग चला देंगे, अगर जॉइंट्स पे जो एलुफॉर्म और माइवन टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, जब एक साथ पूरे फ्लोर को कास्ट किया जा रहा है, उसके बाद दूसरे फ्लोर को, अगर उसके जॉइंट पे जो है प्रॉपर वाटरप्रूफिंग के जो है पेंट्स ये सब चीजें नहीं लगाए गए, तो भी जो है बाहर से अगर बारिश लगातार हो रही है तो अंदर डैम्पनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कारण है बेसिक। अब इसका आखिरकार आप सोचेंगे, अगर ये हो रहा है और अब तो ज़्यादातर जो है सारे कंस्ट्रक्शन जो है इसी जो है माइवन पे या एलू फॉर्म पे, टनल फॉर्म पे ही हो रहा है, तो इसका बचाव क्या हो सकता है? देखिए, इसका एक ही बचाव है कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन में बार बार जाके तो चेक नहीं कर सकते कि आपके टाइल के नीचे प्रॉपर जो है प्लास्टरिंग या फिर सीमेंट को यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, जिससे कि अगर ऊपर से कुछ पानी रिस्क के नीचे जाता भी है तो वो रुके। ये तो आप चेक नहीं कर सकते। तो इसके चलते आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आप जब भी फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके ग्राउटिंग को प्रॉपर चेक कर लीजिए, यानी कि टाइल्स के जॉइंट्स को। अगर वो कहीं भी आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉपर फिक्स नहीं है तो उसे डेवलपर से फिक्स कराइए। एक दूसरी चीज, मान लीजिए आपको रहते हुए साल 1.5 साल हो गए हैं, तो अगर वो चीजें निकलती हैं तो अभी आजकल मार्केट में तमाम ग्राउटिंग के फिक्स करने के लिए चीजें हैं, या फिर आप प्लम्बर वगैरह को बुला के आप उसे जरूर टाइम टू टाइम फिक्स कराते रहें, टॉयलेट्स में भी और अपने नॉर्मल, क्योंकि यहाँ टॉयलेट के जो आपके स्लैब हैं वहाँ पे भी वाटरप्रूफिंग नहीं हुआ है जैसा कि कन्वेंशनल में होता था। तो आप अगर दोनों जगहों पे पूरे फ्लैट में ग्राउटिंग का चेक करके रखेंगे, और अगर ऊपर कोई शिफ्ट होने वाला है, मान लीजिए कई बार फ्लैट वैकेंट रहते हैं, कुछ समय बाद लोग शिफ्ट होते हैं, तो उन जैसे ही वहाँ पे लोग आते हैं आपको पता चलता, आप जाइए उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप इस ग्राउटिंग को फिल करा लें, उसके बाद ही यहाँ पे एसिड वॉश या पूरा क्लीनिंग का काम कराएं। क्योंकि मान लीजिए आपने फर्नीचर वगैरह सब कुछ काम करा रखा और ऊपर से सीपेज होता है, लीकेज होता है, तो आपका पूरा फर्नीचर खराब होगा। नीचे आपने अगर लाइटिंग पीओपी वगैरह कराया तो उसको भी नुकसान होगा। तो उनसे रिक्वेस्ट करके कहीं ना कहीं हमें आपस में ये जो है कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, और पोजीशन लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ें फिक्स रहें, और साल दर साल 2 साल बाद भी आप लगातार इसे चेक करते रहें, चाहे टॉयलेट हो या फिर आपका फ्लैट के अंदर का टाइल हो। और इसमें कहीं ना कहीं हर किसी को कोऑपरेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं कराना, हमने तो फ्लैट पे रेंट पे दे दिया, क्योंकि आपकी समस्या नीचे वाले को परेशान करेगी, और आपके यहाँ अगर वो चीज़ फिक्स नहीं तो वो भी आपके नीचे वाले को परेशान करने वाली हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेसेसरी इविल अब जोड़ता जाएगा, क्योंकि लगातार बिल्डर पे भी प्रेशर है कि ऑन टाइम पोजीशन देना है, बड़ी मात्रा में फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं, और स्किल्ड लेबर की कमी है जो इन सब चीज़ों को इतना ध्यान देके, क्योंकि उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और फटाफट उन्हें काम को फिनिश करना है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस या आर्टिकल्स पढ़ते रहें। कुछ आपके सुझाव हैं तो हमें कमेंट में लिख के बताएं, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।